So anybody in the class having any doubts in the problems? I have given you up to 35. बेटा speak. I can't read. The screen is very small. Screen पे नंबर लिख के ना भेजो. मुझे बताओ, orally बताओ, ऑडियो ऑन करो और बताओ कि ये प्रॉब्लम करो क्लास में, मैं कर देती हूँ. Don't send me in the chat. Difficult. मैम नो डाउट्स. No doubts. But कोई मैसेज भेज रहा है मुझे. मैसेज आ रहा है बेटा. तो जिस किसी को डाउट है नंबर बता दो, मैं सॉल्व करवा देती हूँ. We go ahead. मैम क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या था. क्वेश्चन नंबर 23 था which one of the following statement is not correct. पहला स्टेटमेंट कहता है 1 ग्राम एटम सिल्वर इक्वल्स टू 108 ग्राम्स. तो ये मैंने आपको बताया था व्हाट इज 1 ग्राम एटम. 1 ग्राम एटम सिल्वर हो जाता है 1 mole silver, and 1 mole silver is going to weigh equals to 8 gram atomic mass, which is 108. So this is correct. See the second option. 1 mole of CO2 and ammonia at NTP occupies same volume. तो ये हमने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में देखा कि अगर कोई भी गैस हो, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, एनटीपी मतलब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, और 1 मोल है मतलब उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल है. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज कंटेन इक्वल वॉल्यूम, विल ऑलवेज शो इक्वल वॉल्यूम. तो ये जो आपका प्रॉब्लम है बी ऑप्शन, ये भी करेक्ट है. सी ऑप्शन कहता है 1 मोल ऑफ सिल्वर वेट मोर देन 1 मोल ऑफ जिंक. तो हाँ, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है और जिंक का एटॉमिक मास उससे कम है ना. जिंक इज अराउंड 60 एंड सिल्वर इज अराउंड 108. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is 44 times heavier than 1 molecule of CO2. तो ये स्टेटमेंट को मैं आपको समझाती हूँ. It says 1 gram molecule of CO2. तो 1 gram molecule of CO2 हो गया 1 mole of CO2, और 1 मोल ऑफ CO2 का मास हो गया 44 ग्राम्स. यहाँ तक समझ में आया. अभी आगे का पार्ट कहता है is 44 times heavier than mass of 1 molecule of CO2. तो आपका मास of 1 molecule आ गया 44 AMU. Mass of 1 molecule is 44 AMU and mass of 1 mole is 44 grams, and this is not 44 times 44 AMU. तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. समझ में आ रहा है सबको? तो जिसका डाउट था क्लैरिटी से आंसर आ गया कि आंसर होना चाहिए. यस मैम. ओके, एनी अदर डाउट बेटा टिल 35? मैम क्या आप 33 बता सकते हो? क्या 33 बता सकती हूँ ना बेटा. तो प्रॉब्लम नंबर 33 कहता है द एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज A. ठीक है, तो एक कोई गैस है जो ट्राई एटॉमिक गैस है जिसका एटॉमिक वेट A है. तो आपको 33 में
atomic weight of triatomic गैस दिया है जो A है, तो मुझे पता उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा. Therefore I write molecular weight या molecular mass इसका सेम triatomic gas is 3A, क्योंकि एक एटम का मास A है. एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम. तो मॉलिक्यूल 3 एटम से बना है और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 3A. नाउ दे आर आस्किंग यू द करेक्ट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन इट्स W ग्राम्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं तो आप वेट इन ग्राम्स को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो. तो जो वेट इन ग्राम्स दिया है वो W है और जो मॉलिक्यूलर मास दिया है वो 3A है. तो इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया W/3A. हाँ मैम, समझ में आया. किसी को और डाउट है बेटा? Anyone has any doubts? आपने फॉर्मूला बताया ना? क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है. ठीक से मैम आपने फॉर्मूला बताया ना? किसका फॉर्मूला बताऊं? फॉर्मूला बताइए ना प्लीज. Your audio is not clear बेटा. ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है. आवाज क्लैरिटी से सुनाई नहीं दे रही है आपकी बेटा. मैम अभी आ रहा है आवाज? नहीं बेटा. हेलो. हाँ अभी आ रही है. हाँ मैम, वो जो आपने फॉर्मूला यूज किया ना 33 से सम पे, हाँ वो जरा बताइए ना, एक बार मैं नोट डाउन करना था. बेटा ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है. किसी भी प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको वेट इन ग्राम्स लेना है. अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड का, एलिमेंट है तो एलिमेंट का, कंपाउंड या एलिमेंट जो भी दिया है उसका. और इसको आपको कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है और एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. तो ये फॉर्मूलाज मैंने नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेशन में करवाए हैं. इसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम भी किए हैं. और नंबर ऑफ ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है. समझ में आया? हाँ मैम. कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आज हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है? यस मैम. ओके. तो मैंने लास्ट लेक्चर आपको परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिखाया था. तो आज हाँ, के मैम. होमवर्क में उसके भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपको और कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट में सिखा दूंगी. हम उसके भी प्रॉब्लम्स आज के होमवर्क में करेंगे. सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग? मैंने आपको मोल का वॉल्यूम के साथ एक डेफिनेशन दिया था. राइट? आई टोल्ड यू दैट 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर है कोई भी गैस का 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ अ गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसपी. और ये कोई भी गैस होने दो, अगर ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेट इट बी एनी गैस. बट अगर इसका क्वांटिटी 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4
liters at STP. अभी ये जो गैस के बारे में हमने समझा है, इसी को थोड़ा बहुत में डिटेल कर देती हूँ, थोड़ा बहुत और समझाती हूँ। ओके, तो इसके लिए आई एम जस्ट शेयरिंग वन इक्वेशन डायरेक्टली विथ यू. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, ये आपको गैसियस स्टेट में बहुत डिटेल में प्रूव किया जाएगा. अभी हम डायरेक्टली ले रहे हैं. PV इज इक्वल टू NR. तो ये किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल होता है. इसमें P क्या है? P इज प्रेशर ऑफ गैस. V इज मानो खाली क्या ऊपर वॉल्यूम occupied by gas. N is number of moles of gas. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बेटा. आपने ऊपर क्या लिखा? 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू, क्लियर नहीं मैम. क्या बोल रहे हो? मैम आपने ऊपर लिखा ना 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग, मेरे को क्लियर नहीं आ रहा. सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारा ऑडियो? फिर से बेटा. मैम अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी दे रहा है, बोलो. मैम आपने लिखा ना 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग. हाँ तो ये मैंने मोल कंसेप्ट लेक्चर 2 में समझाया था तुमको, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से. हाँ मैम वो कहाँ लिखा? मेरे को क्लियर नहीं आ रहा. थोड़ा नीचे. हाँ वो नंबर कहाँ से आया, 22.4 कहाँ से आया, ये नहीं समझा है तो आज समझ जाएगा. उसी के लिए उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो. तो हमने मोल का ये थर्ड डेफिनेशन कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर को हमने देखा है. बट ये नंबर कभी मैंने डिराइव करके कैसे आता है ये नहीं समझाया था. वही कोशिश करूंगी अभी आपको समझाने की. उसी के लिए मैंने ये आइडियल गैस इक्वेशन लिया है. PV is equal to nRT, where P is the pressure of gas, P is the volume occupied by gas, N is number of moles of gas. R जो है इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट. ये जो गैस कांस्टेंट होता है इसके वैल्यूज कांस्टेंट रहते हैं. तो ये भी मैं आपको दे दूंगी कि गैस कांस्टेंट के वैल्यूज क्या है. गैस कांस्टेंट के वैल्यू जूल में होते हैं 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. तो गैस कांस्टेंट के वैल्यूज है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, या इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो ये आर के वैल्यूज ये दो में से एक लेने. कैसे लेना है वो भी थोड़ा बहुत समझा दूंगी. तो ये हो गया आर. आर इज अ गैस कांस्टेंट जिसके फिक्स वैल्यू होते हैं. एंड टी इज ऑब्वियसली टेम्परेचर बट ऑलवेज इन केल्विन. ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमको टी का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही लिखना है. Okay, T is the temperature that we have to express in Kelvin. ठीक है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है. ये गैसेस फॉलो करते हैं. अभी मैं क्या करती हूँ, एक कंडीशन लेती हूँ. मैं गैस को लेती हूँ 1 मोल, N is equal to 1 मोल, और जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो STP वाला लेती हूँ. आई एम टेकिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके, which is STP. तो टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी. तो देखो इस इक्वेशन के लिए मेरे पास प्रेशर है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, मेरे पास टेम्परेचर है, और ये जो R है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है तो R भी है. तो इससे मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा. What will be that volume? That is the volume occupied by 1 mole of a gas at STP. तो ये कैलकुलेशन हम करके देखते हैं. Yes, T.
हाँ, तो इस प्रॉब्लम में कौन सा आर यूज करना है, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेयर यूनिट वाला आर यूज करना है। तो अभी देखो मेरा फॉर्मूला वही है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो V हो जाएगा एन आर टी बाई पी। N is 1, R is 0.0821, temperature is 273 and pressure is 1. And when I do this calculation, I get the answer of volume 22.4 liters. तो ये जो 22.4 liters आपको मैंने नंबर दिया था वो इस कैलकुलेशन से आया. This is the volume occupied by 1 mole of a gas at this temperature and this pressure. And as long as temperature and pressure will remain constant and number of moles of gas will remain constant, the volume occupied is going to remain constant. And this is what Avogadro told us in his hypothesis. तो जो हमने एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस किया उसमें क्या कहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस will have equal molecules, molecule same, volume same, volume same, molecule same. तो ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको, कहाँ से 22.4 जो नंबर मैंने उस लेक्चर आपको दिया था कैसे आता है, कौन से फॉर्मूला से आता है. ये वाला इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे दिया है PV is equal to nRT, इसका डेरिवेशन या इसका डिटेलिंग अभी नहीं करते, आज हमको एक पूरा सेपरेट चैप्टर है गैसियस स्टेट जिसमें हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे. ठीक है, अभी क्योंकि हम वॉल्यूम प्रेशर ये सब यूज कर रहे हैं तो थोड़े से मैं कन्वर्जन भी आपको दे देती हूँ. तो अगर वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, so everybody knows 1 liter is 1000 ml या 10 raised to 3 ml, and ml is equal to centimeter cube. So this is same as 1000 centimeter cube. 1 liter is same as 1 dm cube. And 1 liter is same as 10 raised to minus 3 meter cube. तो ये कुछ मैंने कन्वर्जन्स दे दिए लीटर के. अभी प्रेशर के यूनिट्स देखते हैं. यहाँ पे मैंने प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक pressure is a unit, atmosphere is a unit of measuring pressure. How much this is equal to? In millimeters of mercury में ये हो जाता है 760 mm of Hg. ओके, आपको प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल पता है, तो अगर इसको मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाता है 1.03125 into 10 raised to 5 Newton per meter square, which is same as Pascal. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ऑलमोस्ट सेम है. और एक प्रेशर का यूनिट है बार. ये 1.131 है, 1.01325. फिर से 1.01325. ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर है. अगर मुझे बार में लिखना है तो ये हो जाता है 1.01325 बार. तो ये कुछ प्रेशर के कन्वर्जन्स मैंने दे दिए. ठीक है, अभी टेम्परेचर भी है, राइट. टेम्परेचर हमको केल्विन में ही लिखना है. अगर ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर का जो यूनिट हमको यूज करना है वो केल्विन है. तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 273 केल्विन. अगर किसी प्रॉब्लम में आपका टेम्परेचर
फ़ारेनहाइट में दिया है, तो देयर इज अ कन्वर्जन अवेलेबल बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये आपको स्कूल में करवाया जाता है। 5/9 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -30। तो ये कन्वर्जेंस है टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस लिखवा है। एंड लिटिल बिट आई एक्सप्लेन यू अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, जिसका यूज करके ये वॉल्यूम निकाला गया। और ये डेफिनेशन हम जो यूज करते हैं वो इस कैलकुलेशन से करते हैं। सो इज इट क्लियर टिल हियर एवरीवन? एनी डाउट? तो कॉपी कर लीजिए इतना। वी गो अहेड। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बेटा। आपका स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा मैम। आपका फिर से ऑडियो क्लियर नहीं है बेटा। आप बात करोगे तो ठीक से माइक पकड़ के बात करो। मैम मैम सुनाई दे रहा है? मैम आपका जो स्क्रीन है ना वो क्लियर नहीं आ रहा है। क्या क्लियर नहीं आ रहा है? स्क्रीन स्क्रीन जो आपके बोर्ड पे लिखा है वो क्लियरली नहीं दिख रहा। मेरा स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है मतलब वीडियो में दिक्कत है कि बोर्ड नहीं दिख रहा है? वीडियो में दिक्कत है मैम। वीडियो में दिक्कत है तो ठीक हो जाएगा। फिर नेटवर्क का इश्यू है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर बोर्ड पे प्रोजेक्शन ठीक नहीं है तो बता दो। नहीं मैम, क्लियरली दिख रहा है बराबर। हाँ, वही मैम दिख रहा है ना बराबर? तो भाई तू अपना देख, हाँ। सबको बाकी सबको दिख रहा है। अगर कहीं से शाइन वगैरह हो रहा है बोर्ड तो कुछ एडजस्ट कर सकती हूँ, बट नेटवर्क इश्यू है तो कुछ भी नहीं कर सकती।
मैम हो गया। वेरी गुड। तो अभी ये जो मैंने सीखा है ना, इसके बेसिस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देती हूँ कि कभी कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम रिलेटेड अगर गैस का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम ये वाला डेफिनेशन गैस का यूज कर सकते हैं, राइट? आई हैव टोल्ड यू दिस। और ये डेफिनेशन सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन हम सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए ही यूज करते हैं। तो अगर मैंने आपको कहा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 are present in 11.2 liters at STP. Can you calculate this? एकदम आसान है। ये वॉल्यूम वाले डेफिनेशन से अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो सीधा फॉर्मूला रहेगा योर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो प्रॉब्लम में दिया है अपॉन ग्राम मोलार वॉल्यूम एट STP बटा वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रॉब्लम में दिया है 11.2 लीटर्स, ग्राम मोलार वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो आंसर आ गया 0.5 मोल। नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आ गया 0.5 मोल्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, अभी ध्यान दो, मैं इस प्रॉब्लम को चेंज कर दी। तो ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 था। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 पूछ रही हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट in 30 liter oxygen at 300 Kelvin and 2 atmospheric pressure. ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम में देखो, कैन आई यूज दिस फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स के लिए वॉल्यूम ऑफ अ गैस को ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी यूज कर सकते हैं STP है तो। अगर प्रॉब्लम में आप ये STP छोड़ के कोई भी दूसरा टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। आप अभी इस प्रॉब्लम में 30 लीटर्स को 22.4 लीटर्स से डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 22.4 जो है इट इज ओनली एट टेम्परेचर 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere. If the temperature changes, pressure changes, volume will not be 22.4. समझ में आ रहा है आपको? तो फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है ऐसे प्रॉब्लम में? What you need to do? You can directly calculate number of moles by using PV is equal to nRT. तो इस प्रॉब्लम में आपको देखो क्या क्या दिया है। इस प्रॉब्लम में आपको वॉल्यूम दिया है 30 लीटर्स। इस प्रॉब्लम में आपको टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। इस प्रॉब्लम में आपको प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर। और इस प्रॉब्लम में आपको R जो फिक्स होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल यूज करना है। तो ये सब कुछ आपके पास है।
आपका नंबर ऑफ मोल्स का आंसर डायरेक्टली इससे आ जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो जब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जस्ट कंफर्म कि टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी है या नहीं। अगर वो एसटीपी नहीं है तो आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू यू? ये समझ रहा Yes, है ma'am. सबको? ओके, हाँ, ma'am. अभी ये सॉल्व करो बेटा, आसानी से हो जाएगा। देखो मैम 2.43। कर लेते हैं बेटा। So your answer is 2.43. मैम मैम तो आ गया सबको आंसर? मैम लीटर नहीं मोल्स आएगा ना उधर आंसर में? नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2.43 मोल्स। मैम बोलो। जो आर का वैल्यू है वो हर समय फिक्स रहेगा? हाँ बेटा, आर का वैल्यू मैंने 2 वैल्यू दिए थे आपको। अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिख रहा है तो ये वाला वैल्यू लेना है, और अगर ऐसा यूनिट है पास्कल है तो दूसरा जो 8.34 दिया है वो लेना है, वो फिक्स होता है। कैसे आया आपको गैसियस स्टेट में समझाया जाएगा, कहां से आर के वैल्यूज आते हैं। मोर अबाउट आर वी विल लर्न इन गैसियस स्टेट। एट दिस स्टेज 2 वैल्यूज मैंने आर के दिए हैं बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट देख के आप यूज करो। बोलो। मैम दूसरा वैल्यू अपने आर का क्या बताया? लिखा नहीं तूने बोर्ड से? ये बोर्ड पे लिखा था, दूसरा भी आपने बताया ना? हाँ, दोनों बताए थे तभी भी। चेक कर, जहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला मैंने लिखवाया, वहां पे आर के दोनों वैल्यूज मैंने लिखवाए हैं। चेक इन योर नोट्स। लिखे कि नहीं तूने? हाँ मैम लिखे लिखे हैं? हाँ मैम। तो फिर थैंक यू। एक वैल्यू है 8.314 जिसका यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो ये अगर एसआई यूनिट में आपको प्रेशर का यूनिट दिया है, वॉल्यूम का यूनिट दिया है, तो ये वैल्यू यूज होती है। और अगर प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है तो 0.0821 यूज होता है। ओके, सो इज दैट क्लियर? आई एम गोइंग अहेड नाउ। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको गैस के इस डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अभी गैस का डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा कुछ और डेंसिटी,
को भी डिस्कस करते हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है. तो कैन आई क्लियर दिस? Yes, ma'am. ग्रेट. तो कोई भी डेंसिटी जो होती है दो तरह से डिफाइन होती है. एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, कंपैरिजन वाली डेंसिटी, और दूसरी होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी. तो डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स. One is relative and another is absolute. और डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड्स के लिए अलग से डिफाइन होती है और गैस के लिए अलग से डिफाइन होती है. उसका मतलब अलग हो जाता है. तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करती हूँ. दिस इज व्हाट यू हैव यूजुअली डन इन द स्कूल. फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तो आप जो कैलकुलेट करते हो डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, वो है एब्सोल्यूट डेंसिटी. And this can be used for liquid, can be used for solid. ये वाला जो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, ये हम किसी भी लिक्विड किसी भी सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं. अभी लिक्विड और सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है? तो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं. तो अगर कहीं पे ये टर्म आपने सुना होगा तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी है. रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन. तो यूजुअली इसमें हम डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius से कंपेयर करते हैं. So we are talking about a density in comparison. Relative is always a ratio. Relative means in comparison. तो ये हो गया लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए. अभी गैस के लिए समझते हैं. तो गैस के लिए अभी मैंने गैस के लिए जो भी समझना है ना, सब कुछ ये आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट होता है. तो फॉर गैसेस see what is actual absolute density. गैस की absolute density का मतलब समझते. For gases I am using same equation now. PV is equal to nRT. इसी से स्टार्ट है. इससे मैं गैस के डेंसिटी का फॉर्मूला आपके लिए डिराइव करूंगी. तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मैं नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे W that is weight in grams and capital M that is molecular mass substitute करती हूँ and multiply by RT. Is it clear till here? अभी थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ. प्रेशर, ये मॉलिक्यूलर मास इस साइड पे मैंने लिया और वेट इन ग्राम्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया इनटू RT. Now weight by volume is density, so I get a formula EM is equal to DRT. Yeah, I have derived a formula for density of a gas. Density of a gas is PMRT. तो ये फॉर्मूला यूज होता है टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ गैस. मतलब अगर आपको गैस की डेंसिटी पे कमेंट करना है
तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर पता होना चाहिए, और गैस की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने पे, इसका ये भी तो मतलब है कि गैस की डेंसिटी, जैसे किसी सॉलिड की डेंसिटी फिक्स होती है, मैंने आयन लिया तो आयन की डेंसिटी फिक्स है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करती। बट गैस की डेंसिटी प्रेशर चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगी। यू कैन डायरेक्टली सी हियर योर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज करते हैं फॉर एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ अ गैस, जिसको मैंने PV इज इक्वल टू nRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसी से डिराइव किया। यहाँ तक सबको समझ में आया? डेंसिटी ऑफ अ गैस एब्सोल्यूट तक। अभी मैं हाँ, गैस की दूसरी डेंसिटी बताती हूँ, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी फॉर अ गैस। तो गैस की जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, उसी को कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस is same as vapor density. तो सबसे पहले ये समझो कि जब भी वेपर डेंसिटी टर्म यूज कर रहे हो तो वो सॉलिड लिक्विड की नहीं हो सकती। वेपर डेंसिटी ये जो टर्म है ये सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है, वेपर डेंसिटी गैस की है। अब ये रिलेटिव है, कंपैरेटिव है। So what is vapor density of any gas? It is defined as density of a gas with respect to hydrogen gas at the same temperature and pressure. Okay, इसका definition is density of a gas with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure। का मतलब क्या है? मैं अभी एक फॉर्मूला लिखती हूँ, मुझे रेशो निकालना है, कंपैरिजन करनी है। तो वेपर डेंसिटी हो गया डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन आपकी हाइड्रोजन की डेंसिटी, ये फॉर्मूला हो गया ना। कंपैरिजन, रिलेटिव इज कंपैरिजन। सो वेपर डेंसिटी हो जाता है डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, या इसको मैं डी गैस लिख रही हूँ एंड DH2 लिख रही हूँ। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस मैम। अभी देखो, डेंसिटी ऑफ अ गैस का मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ अ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, R एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। और हम इस मेथड में टेम्परेचर और प्रेशर कॉमन रखेंगे। तो इस वेपर डेंसिटी के फॉर्मूला में मैं ये सब्स्टिट्यूट करती हूँ। डेंसिटी ऑफ अ गैस हो जाएगा प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस अपॉन RT। तो ये हो गई डेंसिटी ऑफ अ गैस, और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, जो हो जाएगा प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT, जिसमें प्रेशर टेम्परेचर सेम है, क्योंकि वेपर डेंसिटी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे डिफाइंड होती है, और R भी कांस्टेंट है। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग P, R, T सब कट जाएगा और मुझे एक वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी दैट आई गेट? It is molecular mass of a gas upon
molecular mass of hydrogen gas. And we know the molecular mass of hydrogen gas is 2. And that's the reason we say कि वेपर डेंसिटी को, किसी भी गैस के वेपर डेंसिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको गैस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. So I've derived the formula. Okay, vapor density into 2 is molecular mass. जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तभी हमको क्लैरिटी से क्या याद रखना है, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है. हम ये फॉर्मूला लिक्विड या सॉलिड के लिए नहीं यूज करना चाहिए. तो डेंसिटी समझ में आई? थोड़ा बहुत आपको डेंसिटी कंसेप्ट समझाया? मैम पीएम मतलब बोलिए. मैम पीएम लेकिन पीएम और आरटीएस का मतलब पता है ना, मैं तो भी डिस्कनेक्ट हो गया. बेटा तू जो भी बात करता है ना कुछ भी सुनाई नहीं देता. मैम सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा है. तो हर बार ऐसे ही बात किया कर. व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम आपने लिखा है D equals to PM upon RT. हाँ तो PM upon RT का मतलब क्या, मतलब PM का मतलब क्या, RT का मतलब क्या है? अरे अभी तो समझाया. PV is equal to nRT. P is pressure. Okay, P is pressure, M is P is pressure, right? V is volume of the gas. N is number of mole. R is gas constant. T is temperature. ये जो M Okay. यहाँ पे आता है इस फॉर्मूला में M जो है M is molecular mass of a gas. okay मैम. Molecular mass of gas है. और जो W दिया है is mass of a gas. तो हमेशा mass upon molecular mass is N. तो N के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है mass upon molecular mass. और कुछ है बेटा? तो ये लिख लो इतना. यहाँ पे डिवीजन है बोर्ड का, देखो ठीक से. फिर इसमें कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं और आगे चलते हैं. हो गया लिखिए.
गया? हो गया मैम। ग्रेट। तो वेपर डेंसिटी के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। आज के होमवर्क में भी आपको वेपर डेंसिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यूजुअली डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, बट यू कैन गेट अ क्वेश्चन टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर गैस आल्सो। तो अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली दिया है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो क्या फर्क होगा? फॉर्मूला में डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब आपको डेंसिटी ऑफ अ गैस को मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस को इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड करना है। So we can calculate vapor density with respect to any gas. But with respect to hydrogen है तभी ये relation valid है. But vapor density can be calculated with respect to any gas. तो एक प्रॉब्लम इस टाइप का कर लेते हैं. What is the vapor density of SO3 with respect to O2? तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है? आपका वेपर डेंसिटी हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। which is 80 and oxygen is 32, right? And you will get the answer as 5/2 या 2.5. और यही अगर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली आंसर वेपर डेंसिटी का चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ वेपर डेंसिटी दिया है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और अगर किसी और गैस के रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना है तो स्पेसिफाई प्रॉब्लम में कर देंगे। स्पेसिफाई नहीं किया है मतलब हमको उसको हाइड्रोजन अज्यूम करना है। Not specified means we have to assume it as hydrogen. Otherwise, it will be specified. समझ में आ रहा है? Okay. अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देती हूँ. What is vapor density of air? Air की vapor density. So air also is a gas.
and they give you a composition. Air में 80% N2 है और 20% O2 है, यही लेना है. तो अगर मुझे एयर की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर चाहिए, और एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है, दो गैसेस का मिक्सचर दिया है. तो ऐसे केस में हमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर कैलकुलेट करना होता है. सो आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. तो जितने भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास लेना है. पहला कंपोनेंट N2 है, उसका मॉलिक्यूलर मास लिया, मल्टीप्लाई बाय, अगर मोल्स दिया है तो मोल्स, परसेंट दिया है तो परसेंट. फिर दूसरा कंपोनेंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल्स और परसेंट. फिर तीसरा कंपोनेंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल और परसेंट, and divide by the total of percent or total number of moles. So this is the formula that we will use. अगर प्योर नहीं है, मिक्सचर है, तो मिक्सचर का हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेंगे. दिस मेथड to calculate average molecular mass, total mass. So this is your total mass upon total mole. अपने प्रॉब्लम में टोटल मास अपॉन 100% दिया है इसके लिए. तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर. सो आई डू दैट. So your average molecular mass of air is, नाइट्रोजन का molecular mass 28 है, M1 is 28 and it is 80%. और इसमें मुझे ऑक्सीजन का molecular mass 32 into 20% ऐड करना है, और इसको 80 plus 20 100 से डिवाइड करना है. When I do this calculation, I get the answer 28.80. So average molecular mass is 28.80 grams for air. एक बार ये आ गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो आसानी से वेपर डेंसिटी आ जाएगी. So what will be vapor density? Actually, it is density of air upon density of hydrogen, which simply becomes molecular mass of air upon molecular mass of hydrogen. And air का molecular mass is average molecular mass upon molecular mass of hydrogen. और फिर vapor density हो जाएगी 14.40. समझ में आ रहा है सबको? So I'm giving one problem here.
for this? हो गया क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो इस प्रॉब्लम में दे आर टेलिंग यू अबाउट अ गेशियस ऑक्साइड और जिसमें नाइट्रोजन का परसेंट दिया है। ओके, नाइट्रोजन का परसेंट दिया है तो ऑक्साइड में नाइट्रोजन और क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्साइड मतलब
अ बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंट दिया है, तो इसका मतलब आपको ऑक्सीजन का परसेंट आ गया 100 माइनस 30.4। तो इस प्रॉब्लम में आपको दो एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन दिया है। क्या इस डेटा से आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो? और उसके आगे एक हिंट दिया है कि मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम ओनली। तो इससे एक बार फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तभी डेंसिटी आ जाएगी। तो इसमें आपको सॉल्व करते वक्त पहले परसेंट कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचना है। ये 30.4 है, तो ये कितना हो गया आपका 69.6। और आप एटॉमिक रेशियो निकालोगे 30.4 अपॉन 14 और यहाँ पे 69.6 अपॉन 16। और एटॉमिक रेशियो में जो लीस्ट एटॉमिक रेशियो है ओके उससे डिवाइड करोगे तो 30.4 अपॉन 14 इज 2.17। और फिर आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 2.17 अपॉन 2.17, दिस इज 1, एंड 4.35 अपॉन 2.17, दिस इज ऑलमोस्ट 2। तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। परसेंट कंपोजिशन से जो मिलता है वो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, राइट। तो इस प्रॉब्लम में आप देखोगे मैंने दो कंसेप्ट मिक्स किए, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन एंड दूसरा वेपर डेंसिटी। तो आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ऐसे दो तीन कंसेप्ट मिक्स करके आएंगे। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया NO2। Now I want molecular formula, but I have a hint. They say it contains one nitrogen atom only. मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे मिल गया है वही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे किसी n से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। I don't need to multiply this by any n, as एक ही नाइट्रोजन आइटम चाहिए जो NO2 में है। बस अभी हो गया। तो आपकी वेपर डेंसिटी का भी क्या फॉर्मूला होगा, व्हाट विल बी वेपर डेंसिटी, molecular mass of this gas NO2, and I need to calculate with respect to O2, so molecular mass of O2, and you will get the answer for vapor density. तो NO2 का molecular mass कितना हो जाएगा 46, 14 plus 32, and O2 is 32. To simplify this, and this is what is vapor density with respect to oxygen. So around 1.4. तो समझ में आया ये प्रॉब्लम आपको? Can I go ahead? Yes, ma'am. Great. तो अभी जो मैं सिखाऊंगी ना इसके आगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर इसी के लिए मोल कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है। कि मोल कंसेप्ट को जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना वो इसी के लिए करते हैं। आई एम टीचिंग यू समथिंग कॉल्ड स्टोइशियोमेट्री। So I'll explain you what is stoichiometry.
So metry is measurements and stoichiometry का मतलब element होता है. So stoichiometry is some kind of measurement. What kind of measurement? Stoichiometry is calculations that we are doing for a chemical reaction. Now, I will explain you कि क्यों कैलकुलेशन करने हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन मींस. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो मैं बोर्ड पे एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन लेती हूँ, कंबशन ऑफ मीथेन. तो कंबशन रिएक्शन जो होती है उसमें आपका गैस ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है. एंड देन व्हाट यू गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दिस इज द बैलेंस. सो बोर्ड पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है. आई एम आल्सो राइटिंग फिजिकल स्टेट. ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, बट ये लिक्विड है, वाटर इज लिक्विड. तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और आपने ऐसे बहुत सारे बैलेंस केमिकल रिएक्शन स्कूल में देखे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? कैन एनीबॉडी टेल मी? जब भी ऐसे केमिकल इक्वेशन को आप देखते हो तो उसका क्या मतलब आपको समझ में आता है? Does this reaction means there is one molecule of methane reacting with two molecules of oxygen, giving you one molecule of CO2 and two molecule of water? Does this mean this? Ma'am, it means that when CH4 burns in air, then carbon dioxide is formed. वो तो सब ठीक है, वो तो समझ में आया. रिएक्टेंट CH4 और एयर है. मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ रही हूँ मॉलिक्यूल्स और मोल्स से रिलेटेड. अभी तो इस रिएक्शन का मतलब मीथेन को बर्न कर रहा है और प्रोडक्ट में CO2 और वाटर मिल रहा है, ये सही है. बट अभी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. क्या इस रिएक्शन का मतलब मैं एक मॉलिक्यूल मीथेन से स्टार्ट कर रही हूँ जो दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? ये जो कोएफिशिएंट आप मॉलिक्यूल के पहले लिखते हो, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिखा नहीं है बट 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 2 है. मुझे इसकी बात करनी है. ये क्या है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आपको इस कोएफिशिएंट को देख के क्या लगता है, ये क्या होगा? कभी सोचा नहीं? बैलेंसिंग में जो कोएफिशिएंट्स आते हैं वो क्या होते हैं? उसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं. तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जो कोएफिशिएंट्स है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है. एंड दीस कोएफिशिएंट्स are nothing but number of moles. ये मोल रेशियो है. ये रिएक्शन का क्लैरिटी से मतलब ये है कि आई एम स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ मीथेन और 1 मोल ऑफ मीथेन को अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो उसके लिए मुझे 2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए. और जब भी 1 mole of methane, I am reacting completely with 2 moles of oxygen. I am going to get 1 mole of CO2 as a product, and water produced will be 2 moles. तो ये जो stoichiometric coefficients है, they are number of moles. आप किसी भी बैलेंस इक्वेशन से उसका मोल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो और इसको हम किसी भी रिएक्शन को सेटअप करने से पहले, प्रैक्टिकली किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने से पहले यूज करते हैं. हमको क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है
ये समझते हैं. Why do I need to calculate before setting up a reaction? As I can't take randomly some amount of methane, some amount of oxygen. इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ अनरिएक्टेड रह जाएगा और इस प्रोसेस में मुझे नहीं समझेगा कि कितना प्रोडक्ट मिल रहा है. तो हमेशा कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में हम प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, वो भी इंडस्ट्रियली. प्रोडक्ट कितना चाहिए, मुझे 100 टन चाहिए, तो 100 टन प्रोडक्ट के लिए कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, ये वाले कैलकुलेशंस हमेशा हमको करने पड़ते हैं whenever any reaction is carried out practically. How much methane and how much oxygen for complete reaction is 1 mole of methane and 2 mole of oxygen. Okay, 1:2 mole ratio में ही लेना है. इससे कम या ज्यादा लिया तो दो में से कोई तो एक एक्सेस रह जाएगा, कोई तो एक खत्म हो जाएगा. और ये सब अवॉइड करने के लिए हमको किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने से पहले कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और यही कैलकुलेशंस हम स्टोइशियोमेट्री में पढ़ेंगे. तो स्टोइशियोमेट्री इज नथिंग बट कैलकुलेशंस, ओके, टू और कैलकुलेशंस टू कैरी आउट एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के कैलकुलेशंस. अभी मैंने मोल का रेशियो समझा दिया. अभी और क्या है, मोल का रेशियो आपको मास का रेशियो बता देता है. तो मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या मोल का रेशियो है ये समझा दिया. दिस आल्सो इज अ मास रेशियो. दिस मींस 16 grams of methane is reacting with 64 grams of O2. तो इस रिएक्शन में 16 ग्राम्स मीथेन है जो 64 ग्राम्स O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है. और कितना CO2 बनेगा, 44 ग्राम्स. और कितना वाटर बन रहा है, 36 ग्राम्स. ओके, तो अगर किसी प्रॉब्लम में मुझे ये पूछा, I want 88 grams of carbon dioxide. How much methane I should start with? Can we calculate? बोलो, Can I calculate? अगर 88 ग्राम CO2 चाहिए तो उसके लिए कितना मीथेन चाहिए to start with? Can I calculate? I can calculate looking at stoichiometry. Stoichiometry से 16 ग्राम मीथेन होता है तो 44 ग्राम CO2 बनता है. अगर ये 88 ग्राम्स प्रोड्यूस करना है तो मुझे मीथेन कितना चाहिए, प्रॉब्लम में मुझे मीथेन को 32 ग्राम्स लेना है. तो स्टोइशियोमेट्री से अगर प्रोडक्ट का मास आपको पता है तो आप रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हो. रिएक्टेंट का मास दिया है तो उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हो. So stoichiometry is a simple calculation that we use purely based on mole concept to calculate amount of reactant and product. Now not just amount, I can also talk about molecules. So 1 mole of methane means इसमें Na molecules है मीथेन के और इसमें 2 Na molecules है. And this will produce Na molecules of CO2 and this will produce 2 Na molecules of water. तो इससे मैं कोई मॉलिक्यूल नंबर पे भी क्वेश्चन आया तो वो भी समझा सकती हूँ. तो मोल का रेशियो मिलता है, मास का रेशियो मिलता है, मॉलिक्यूल एटम अंडरस्टैंड होते हैं. और अगर गैसेस है, अभी कहाँ पे गैसेस है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है और CO2, तो इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का भी एक रेशियो मुझे मिल जाएगा. 1 mole of methane I know is 22.4 liters and I also know कि ये जब भी मैं यूज करूंगी तो कंडीशन STP होना चाहिए. And for 22.4 liters I need 44.8 liters of O2 at STP. And this is going to produce
22.4 liters at STP of CO2. मैं वाटर की वॉल्यूम के बारे में कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. वॉल्यूम is only for gaseous substance, not for liquid, not for solid. Is that clear? Yes, ma'am. किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो कोएफिशिएंट्स है वही मोल है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल रेशियो दिया है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास का रिलेशन दिया है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन दिया है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर उसमें गैसियस कंपाउंड्स इन्वॉल्व है तो वॉल्यूम का भी रेशियो दिया है. समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी अभी इसके आगे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करके इसमें से कोई भी एक रिलेशन यूज करके सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. तो इतना लिख लो बेटा. मैं सिंपल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करवाती हूँ आपको अभी. So I'm writing some simple problems on the board.
हो गया सॉल्व? कुछ समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले व्हेन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, प्रॉब्लम पढ़ के हमको लगता है कि रिएक्शन इज इन्वॉल्व, हमको क्या करना है? बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। तो व्हाट इज क्विकलाइन? कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, व्हाट इज लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इज क्विकलाइन? कैल्शियम ऑक्साइड। जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो ये है कि आप लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट कर रहे हो और वो लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करने के बाद आपको क्या दे रहा है? क्विकलाइन दे रहा है। इसको बैलेंस करता है तो यहाँ पे आ जाएगा CO2. So this is the equation. Okay, and this is the balance equation. So any problem where you feel is reaction based, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो, क्योंकि उसके बैलेंसिंग से ही हमको सब समझता है। पूरा कैलकुलेशन बैलेंसिंग से ही करना। So this is 1 mole, this is 1 mole, this is 1 mole. Means if I'm starting with 100 grams, ये इसका gram molecular mass है, then how much this is produced? 56 grams. And how much this will be produced? 44 grams. So once I write a balance equation, I can understand about the mass ratio. And then this will be very easy. This is what I need to solve a problem. Problem में क्या पूछा है कि how much quantity of limestone, ये कितना लेना है? limestone कितना लेना है to produce 100 kg quicklime? तो स्टोइशियोमेट्री से हमको क्या समझ में आ रहा है कि 56 ग्राम्स, तो ये ग्राम्स में है, ये किलोग्राम्स में है, मुझे एक यूनिट लेना पड़ेगा। तो आई कन्वर्ट 56 को किलोग्राम्स में। सो 56 into 10⁻³ किलोग्राम जब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो उसके लिए मुझे 100 into 10⁻³ किलोग्राम क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो मुझे अगर 100 kg कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करना है, how much calcium carbonate is needed? And after this, just cross multiplication, 100 into 100 into 10⁻³ upon 56 into 10⁻³, and you will get the answer of amount of calcium carbonate in kilograms. Right? बताओ क्या आंसर आया? One 178.5. 178.5। बेटा खुद से क्यों नहीं आ रहा था? क्या गड़बड़ हो रही थी? बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा था? अभी समझ में आया? चलो मैं दूसरा सिंपल सा प्रॉब्लम स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पे देती हूँ। What volume of CO2 is produced at STP by combustion of 64 grams of methane?
फिर से इक्वेशन लिखो और इसको बैलेंस करने की कोशिश करो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो. तो आप बैलेंस इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ये वाला तो बैलेंस मैंने करके दिया था आपको. मैम बोलो आंसर 176 ग्राम है. क्या. सर 176 ग्राम है. नहीं बेटा, तो मीथेन का जो इक्वेशन है वो यही है ना, अभी जो मैंने दिया था. सो मीथेन प्लस 2 moles of O2
will produce 1 mole of CO2 and 2 moles of water. ये इक्वेशन है. ओके अभी इसमें ग्राम्स का रेशियो क्या है? ये 1 मोल है तो मुझे कनेक्ट किसको करना है? मीथेन और CO2 में इसकी बात कर. मीथेन 1 मोल है तो CO2 भी 1 मोल ही बनेगा. ठीक है. अभी प्रॉब्लम में मीथेन कितना मोल दिया है मुझे? 64 grams. So can I calculate 64 grams is how many moles? 64 upon 60. This is 4 mole of methane. Yes or no? So if I'm starting with 4 mole of methane, how much CO2 is produced? 4 mole. Any doubt anyone has? तो बस मुझे क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP. मुझे पता है कि 1 मोल है तो कितना वॉल्यूम है? 1 मोल CO2 है तो इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट STP. 1 मोल का ये वॉल्यूम है तो 4 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 4 into 22.4 liters. So what is the answer? बोलो. क्या आंसर आएगा? $89.6. Right, so volume of CO2 produced will be 89.6 liters at STP. समझ में आ रहा है स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम्स? तो आपको बैलेंस इक्वेशन से मोल का रेशियो मिलता है, मास का मिलता है, वॉल्यूम का मिलता है, सबका मिलता है. तो और एक प्रॉब्लम इसी टाइप का देती हूँ. Any doubt in this problem that we are solving? तो ये इथाइल अल्कोहल का कंबशन का रिएक्शन है. कंबशन में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसको आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है. प्रोडक्ट में CO2 और वाटर मिलेगा, बैलेंस करना है.
चलो हो गया, बैलेंस इक्वेशन तो लिखा इस केस में। तो कैसे बैलेंसिंग करना है? वी स्टार्ट विद इथाइल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे C2 है, मतलब ये 2 मोल हो गया, और हाइड्रोजन के हिसाब से वाटर 3 मोल्स हो गया। So how many moles of oxygen do I need? Here 4 plus 3 7, 7 में से एक इधर ही है, so 3 moles of O2. So this is your balance equation. Is everybody able to balance? बस अब इस बैलेंस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट स्टोइशियोमेट्री इज टेलिंग कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल है, किससे कनेक्ट करना है? वाटर। तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल है तो वाटर कितना बनेगा? 3 मोल। हाउ डू आई नो? बैलेंस इक्वेशन इज टेलिंग यू, यस और नो? तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल से 3 मोल वाटर बन रहा है, तो 92 ग्राम्स। अभी 92 ग्राम्स दिया है, तो 92 ग्राम्स को मैं क्या करूंगी? इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगी। So what is the molecular mass of C2H5OH? Is 24 plus 6 plus 16, and that is 46 grams per mole. Molecular mass है 46, तो 92 को उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो और ये हो जाएगा 2 मोल। तो 92 ग्राम्स दिए हैं, बट वो मोल कितने हैं? 2 मोल। तो बस प्रॉब्लम हो गया। 1 मोल इथाइल अल्कोहल है तो 3 मोल वाटर। अगर 2 मोल से स्टार्ट कर रहे हैं तो वाटर के मोल कितने हो गए? 6 मोल। So I understood how many moles of water is produced. The moles of water produced is 6 moles. बस अभी इससे आसानी से ग्राम्स आ जाएंगे। तो 6 mole water is how many grams? 6 into its gram molecular mass, है ना? आपको मोल्स दिए हैं और आपको मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं? मोल्स टू मास जाने के लिए हमको सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। जो वाटर का 18 है, तो कितने ग्राम्स वाटर बनेगा? 18 6 108 ग्राम्स। तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 92 grams of ethyl alcohol is 108 grams. This is the answer. Is this clear to you? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? तो कोई भी प्रॉब्लम पढ़ के अगर हमको लग रहा है ना कि उसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है, किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। अभी इसमें तकलीफ क्या होने वाली है आपको सारे केमिकल इक्वेशन शायद पता नहीं है ना अभी, तो धीरे धीरे समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। बहुत सारे केसेस में आपको क्लास वर्क में करवा दूं, ठीक है? तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक बार लिखने आ गई तो उससे मोल, मास, वॉल्यूम, हर एक चीज का आपको आसानी से रेशियो मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो नाउ द एफर्ट विल बी स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम्स के लिए एफर्ट विल बी राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन आप लिख पाए तो उसके आगे कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, बट अगर ये आपको लिखने नहीं आ रहा है देन यस देयर इज अ इशू इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आई टोटली अंडरस्टैंड। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लेना इसका। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझ लेंगे। गूगल यूज करना, थोड़ा बहुत गूगल भी यूज करना कि कोई रिएक्शन बोल रहे इसका कंबशन, गूगल यूज करना, ठीक है? तो हो जाएगा आसानी से। एक बार रिएक्शन आ गया तो आंसर आ जाएगा, राइट? सो एनी डाउट एनीवन हैज? ऑल क्लियर? Yes, ma'am.
Yes, That's it ma'am. for today. Bye everyone. See you next week. I'll upload the homework today. Homework में बता दूंगी क्या करना है. ठीक है? Okay, ma'am. So bye everybody. See you next week. Bye.